आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपको न्यूटन लॉस के मोर देन 95% सवाल करवाएगा, आपको सिस्टम से बॉडी को अलग करना है, आइसोलेट करना है, देन उस पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बनाना है। वेट इज पुल बाय द अर्थ। वेट एक फोर्स होता है, एक पुल फोर्स होता है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है। नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा जो इन दोनों सरफेसेस को पुश करेगा। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा कॉल्ड टेंशन। टेंशन फोर्स कैसा फोर्स होता है? पुलिंग नेचर का होता है। देखो मैंने पुलिंग नेचर में ही बनाया स्प्रिंग 3, तो उसका भी हमारे पास फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड T3। और स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा Fs, और इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुआ है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप सब बढ़िया चल रहा है। अगर आप 11th क्लास में हैं और न्यूटन लॉज के सवालों को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, तो आज का लेक्चर आपके लिए है। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपको न्यूटन लॉस के मोर देन 95% सवाल करवाएगा, बल्कि मैकेनिक्स के और चैप्टर्स लाइक वर्क, एनर्जी, पावर एंड रोटेशन में भी आपको मदद करेगा। तो सस्पेंस का पर्दा करते हैं साइड में और बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, जो सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही नहीं, मैकेनिक्स के और टॉपिक्स को मास्टर करने का रास्ता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि सेशन के एंड तक आप फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझ चुके होंगे और क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो बात करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे वेट हमारे पास क्या होता है, टेंशन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं इस सुपर इंपॉर्टेंट सेशन को, जो आपकी फिजिक्स की लाइफ को बहुत आसान बना देगा। तो भरते हैं अपनी उड़ान फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ। अब ये हमारे पास क्या होता है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास एक तरीका होता है to analyze the force acting on a body separately from system। means आप ऑब्जेक्ट को या बॉडी को सिस्टम से अलग करके उनमें जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको जो आप एनालाइज करते हो, जो तरीका होता है उसको एनालिसिस करने का, दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। इसको बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड एज फ्री द बॉडी एंड ड्रॉ द डायग्राम। मीन्स आपको सिस्टम से बॉडी को अलग करना है, आइसोलेट करना है, देन उस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको बनाना है। फ्री द बॉडी मीन्स बॉडी को फ्री करना है, ड्रॉ द डायग्राम मीन्स उस पर जितने भी लगने वाले फोर्सेस हैं उनको आपको बनाना है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू बेसिकली ड्रॉ द फोर्सेस ऑन बॉडी। ठीक है, जितने भी फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं उनको जो बनाने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले लगने वाले फोर्स से, जो हमारे पास है वेट। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपका मास एंड वेट में एक बेसिक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो, मास एक ऑब्जेक्ट की, मैटर की एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, वाइल वेट एक ऑब्जेक्ट पे, मैटर पे लगने वाला फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से होता है। मींस मास कभी भी चेंज नहीं करता है, बट जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है आपका वेट जरूर चेंज होता है। और हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, वेट ऑन मून जो होता है वो 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन अर्थ होता है। मींस वेट जो होगा वो वेरी करेगा जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करेगा, बट मास हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, फिर चाहे मून पे रहो, अर्थ पे रहो, मार्स पे रहो, कहीं भी, बट ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स वेट जरूर चेंज करेगा। तो ये मास एंड वेट के बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस हमारे पास था। तो अब वापस से अब हम लोग वेट को कैसे फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करना है, ये क्या होता है, उसको समझने की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा वेट क्या होता है, इट इज अ फोर्स, ये फोर्स होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही निकल के आता है, वेट इज बेसिकली व्हाट, वेट इज पुल बाय द अर्थ। वेट एक फोर्स होता है, एक पुल फोर्स होता है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है। एंड एज वी नो, वेट जो होगा उसका फॉर्मूला जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी।
इसके बराबर होता है। वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हमारे पास होगा, जहां पर जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेकर चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपको दो बेसिकली ऐसे पॉइंट हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम में वेट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे पास ये है, ड्रॉ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आप जब भी वेट को फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे फिर हमेशा आप उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही दिखाओगे। एंड एक बात तो है, इट इज ऑलवेज 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 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। उस चीज को जब आप ड्रॉ करोगे वर्टिकली डाउनवर्ड तो हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही होगा। अभी सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करना है, ये हमारे पास क्या होता है, इसको अब हम लोग समझते हैं किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस एग्जाम्पल में बेसिकली एक रॉड है जो हमारे पास दीवार के सारे इस तरीके से खड़ा हुआ है। अब इस पे मुझे वेट फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का सबसे पहला स्टेप क्या होता था, इस ऑब्जेक्ट को आप सिस्टम से अलग करो, सेपरेट करो। तो मैं सबसे पहले यही करूंगा, मैंने इस रॉड को लिया और इसको मैं सिस्टम से अलग किया, आइसोलेट किया। अब मुझे इस पे वेट फोर्स बनाना है। अब वेट फोर्स बनाने का क्या स्टेप होता था, आप उसको वर्टिकली डाउनवर्ड बनाओगे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होगा, यहां से मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड बनाना है इसका फोर्स, और वो फोर्स कितना होता है, mg। तो इस तरीके से इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास बनेगा। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, आपने फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट को दीवार पे ऐसे रोक रखा है। अब इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम से अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम से अलग कर लिया। अब जैसे आप इसको अलग करोगे, अब इस पे वेट फोर्स तो लग ही रहा होगा। उस वेट फोर्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, सर वेट फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, जिसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर होगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास, इससे मैं बनाऊंगा लगने वाला वेट फोर्स mg हमारे पास। इस तरीके से इस पे फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास वेट का बनता है। ठीक है, करते हैं अपने अगले लगने वाले फोर्स की तरफ, जो हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो इसको ना मैं बोलता हूं छुअन छुआई वाला फोर्स। मींस जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं देन वहां पर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास। ठीक है, और वो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो हमेशा एक दूसरे को पुश करेगा, हमेशा एक दूसरे से दूर ढकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, लाइक अगर आप किसी से हैंडशेक करते हो तो आप दोनों का हाथ कांटेक्ट में आता है तो वहां पर भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। तो जब भी कहीं पर भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा देन देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक सी हमारे पास बात होती है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास होता है एंड whenever there is a contact between two surfaces then there will be a normal reaction। तो जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं देन उनमें एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। एंड नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब इसका मतलब अभी हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम में इसको बनाएंगे वहां पर समझेंगे, बट अभी आप ये इतना समझो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब भी आप बनाओगे तो जिस भी बॉडी के सरफेस पे आप जहां पर भी बना रहे होगे वो उसके परपेंडिकुलर ही बनेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑलवेज पुशेस द सरफेस अवे। ये हमेशा ही दो सरफेसेस को पुश करता है। ठीक है, पुश करने का मतलब क्या है, देखो पुश करने का मतलब बेसिक सा हमारे पास यही होता है। लेट करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो देखो मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो जब भी इनमें कांटेक्ट होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो पुश फोर्स होगा, लाइक दिस। इस तरीके से कुछ F नॉर्मल रिएक्शन N लग रहा होगा जो इन दोनों सरफेसेस को पुश करेगा, है ना। अगर ये एक दूसरे को पुल कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, पुल करते तो मैं बोलता इस तरीके से फोर्स लगता है, बट ऑब्जेक्ट ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में लग रहा है, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को कैसे फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा।
यहाँ पर हमारे पास जैसा हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट का वेट बनाया था, एक रॉड जो दीवार के सहारे पर रुका हुआ है, अब इसका मुझे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है, तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट दोनों को ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को आप सिस्टम से आइसोलेट करो, अलग करो। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम से अलग कर लिया, ये मेरे पास रॉड है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, मैं इसका mg फोर्स तो लगी रहा होगा उसको बना देता हूं। तो इसके सेंटर ऑफ मास से मैं एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बनाऊंगा विच इज कॉल्ड mg, ये हम लोगों ने अभी पीछे सीखा। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी इस पे बनाना है। क्यों नॉर्मल रिएक्शन बनाना है, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है, वो तब लगता है जब भी ऑब्जेक्ट किसी के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, एक पॉइंट यहां पर ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है और एक यहां पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। यहां पर दो जगह पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, यानी दो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स होता था, एक ऐसा फोर्स होता था जो ऑब्जेक्ट को पुश करता था, एक कांटेक्ट फोर्स होता था जो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से ढकेलने की कोशिश करता था, दूर करने की कोशिश करता था। तो मैं जब भी नॉर्मल रिएक्शन बनाऊंगा, और कैसे बनाते थे हम लोग, बनाते थे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब अगर मुझे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है, तो मैं इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में था, इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करूंगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास होगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक फोर्स बनाया, जिस फोर्स का मैंने नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोर्स जो है वो सरफेस पे कैसा है, परपेंडिकुलर हमारे पास है। अब मैं इसको नाम N1 दे देता हूं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो जगह पर है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो था वो कांटेक्ट में था, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कॉल्ड N2। ठीक है, बिल्कुल सही। सिमिलरली ये जो हमारे पास सरफेस था, ये चीज पे रखा हुआ था, इस पे भी तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बिल्कुल सही। तो इस पॉइंट पर भी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N2, और इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N1 हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, एक कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट को पुश करता है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं और इसको हम लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल, एक m मास का आपके पास ऑब्जेक्ट है जो आपने पीछे से फोर्स लगाकर उसको दीवार पे रोक रखा है। अब मुझे इस पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला स्टेप, मैं ऑब्जेक्ट को सिस्टम से आइसोलेट करूंगा। मैंने सिस्टम से इस ऑब्जेक्ट को अलग कर लिया। अब ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इस पे सबसे पहले mg फोर्स तो लगी रहा होगा, तो मैं सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स बनाऊंगा कॉल्ड mg, जो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, कांटेक्ट में भी तो है, ये यहाँ पर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में भी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं नॉर्मल रिएक्शन को भी यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या करता था, सरफेस को अबे यानी दूर ढकेलने की कोशिश करता था, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन N हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन N हम लोग ड्रॉ करते हैं। अच्छा, आप नॉर्मल रिएक्शन चाहो यहाँ पर बना लो, या फिर आप नॉर्मल रिएक्शन चाहो यहाँ पर बना लो, बात हमारे पास एक ही रहेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को दूर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला भी वही बताने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट उस सरफेस से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये भी हमारे पास वही बता रहा है। हम लोग ज्यादातर यही बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा दिखने में भी अच्छा होता है, और फिर अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होंगे तो वहां पर एनालिसिस करने में भी हमारे पास मदद करता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो नॉर्मल रिएक्शन को इस फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारे पास सरफेस था, इस पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बिल्कुल से, क्योंकि ये भी तो पॉइंट उसके साथ कांटेक्ट में था, तो इसको भी वो अवे यानी दूर ढकेलने की कोशिश कर रहा होगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों ही जगह पर आप एक बात देख रहे होगे, ये सरफेस के कैसा है, सरफेस के हमारे पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास था दूसरा लगने वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले लगने वाले फोर्स की तरफ, जो हमारे पास है टेंशन। अब अगर मैं टेंशन की बात करूं, तो टेंशन बेसिकली हमारे पास एक पुलिंग फोर्स होता है जो किसी रोप, स्ट्रिंग के थ्रू ट्रांसफर होता है। मींस जब भी कोई ऑब्जेक्ट पुल या होल्ड किया जाता है, मतलब जब हम रोप से किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो जो फोर्स होता है वो दोनों तरफ लगता है। एक तरफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट को लगता है एंड दूसरी तरफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट को खींचने वाले को भी लगता है। ठीक है, तो टेंशन बेसिकली एक फोर्स है जो किसी स्ट्रिंग या रोप में हमारे पास डेवलप होता है जब आप उससे किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट करो आपके पास एक एम मैस का ऑब्जेक्ट है जिसको आप एक रस्सी से खींच रहे हो। तो अभी आप करोगे क्या, रस्सी पे आप फोर्स लगाओगे, बट आप देखोगे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा। बट आपने फोर्स तो अप्लाई रस्सी पे किया है, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप उस रस्सी पे फोर्स लगाते हो तो उसके इंटरनल बॉन्ड्स खींचते हैं, जिसके कारण उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, इंटरनल फोर्स कॉल्ड एज टेंशन। और वो टेंशन फोर्स हम सबको पता है पुलिंग नेचर का होता है, तो वही उस ऑब्जेक्ट को पुल करता है, मींस खींचता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंशन फोर्स था। तो अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाते हैं हम लोग, अब इसको समझने की शुरुआत करते हैं। तो उसको समझने से पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, उसको आपको देखना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है वो है थ्रेड्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। मतलब जो हमारे पास धागे रहेंगे ना, उन्हीं को हम बोलते हैं बेसिकली स्ट्रिंग या रस्सी वगैरह, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग विल बी मैसलेस। जो भी आपके पास स्ट्रिंग धागा होगा वो कैसा होगा, मैसलेस होगा, उसका हम लोग मैस कंसीडर नहीं करेंगे। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, दैट इज स्ट्रिंग आर इन एक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास एक्सटेंड नहीं करेंगी। ठीक है, उनको अगर आप खींचोगे तो फैलेंगी नहीं, है ना, उनका लेंथ जो होगा वो फिक्स हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आपको ध्यान रखना है, फोर्स इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज टेंशन। बेसिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लाइक रस्सी से लटका दोगे या आप खींचोगे तो उसमें जो फोर्स आपको बनाना है दैट इज कॉल्ड एज टेंशन फोर्स। ठीक है, और ये कैसा फोर्स होगा, पुलिंग नेचर का होगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। ठीक है, आपके पास सिस्टम में अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग होगी तो आप हर एक स्ट्रिंग को एक टेंशन फोर्स दोगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग में सिर्फ एक टेंशन फोर्स हमारे पास कंसीडर किया जाएगा। और हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगला हमारे पास है इफ वी हैव मल्टीपल स्ट्रिंग देन वी विल टेक मल्टीपल टेंशंस। वही जो मैंने पीछे बताया, हर एक स्ट्रिंग का एक ही टेंशन होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्ट्रिंग है सिस्टम में देन आप उनका इंडिविजुअल टेंशन फोर्स लेकर चलोगे, लाइक T1 T2 T3 एक्सेट्रा। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, थ्रेड्स और कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी मैंने बता ही दिया थ्रेड्स को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग विल बी मासलेस। स्ट्रिंग जो है मैसलेस, वो वही जो हमारे पास पॉइंट्स रिपीट हो गए, ये हमारे पास मैसलेस होगा और थ्रेड्स को हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आप देख लो। टेंशन कैसा फोर्स रहेगा उसके बारे में। तो टेंशन जो रहेगा, टेंशन इज अ पुल फोर्स। ठीक है, जो टेंशन हमारे पास होगा वो एक पुल फोर्स होगा, वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगा। टेंशन फोर्स कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकता। आप रस्सी से कभी किसी ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकते हो, सिर्फ आप उसको खींच सकते हो, पुल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे पास चलाने का मतलब वहां था आप पुश नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। और एक और बात आपको याद रखना है, टेंशन एक्ट्स अलोंग, टेंशन एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा जो है वो स्ट्रिंग के लेंथ के टुवर्ड्स, उसके अलोंग लगेगा। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, समझो, मान लो आपके पास एक ये स्ट्रिंग है, तो जब भी आप इसमें टेंशन फोर्स बनाओगे तो वो टेंशन फोर्स जो होगा वो स्ट्रिंग के अलोंग होगा, लाइक दिस। आप इस तरीके से टेंशन फोर्स लिखोगे, है ना, ये स्ट्रिंग के अलोंग हमारे पास है। अब ये अलोंग ऐसे रहना है वैसे रहना है, कैसे बनाना है, इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा, जहां पर हमारे पास M1 M2 M3 मैस हैं, जिनको मैंने स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से आपस में कनेक्ट कर रखा है, और मैंने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है इस सिस्टम में तीनों ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए। अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम का पहला स्टेप, इन सारे ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लो सिस्टम से इनको अलग कर लो। तो मैंने इन सिस्टम से इन ऑब्जेक्ट को अलग कर लिया। सबसे पहला वाला M1 मैस का जो हमारे पास है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास M2 मैस का है, तीसरा वाला हमारे पास M3 मैस का है। अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब सबसे पहले तो आपको दो बेसिक फोर्स तो बनाने ही, दैट इज कॉल्ड एज MGN नॉर्मल रिएक्शन, जो पीछे हम लोगों ने देखा है। तो सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स कॉल्ड M1G, यहां पर भी सेंटर ऑफ मास एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कॉल्ड M2G, यहां पर भी सेंटर ऑफ मास एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कॉल्ड M3G। अब तीनों ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो यहां पर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इनमें एक टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, तो इनका टेंशन फोर्स भी बना दो, सॉरी टेंशन ही नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास बना दो। तो ये हमारे पास इनमें लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N1
यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N2 और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा N3। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग से खींचा जा रहा है तो इनमें एक और फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हमारे पास टेंशन फोर्स। वो कैसे बनेगा, वो स्ट्रिंग के अलोंग हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा कॉल्ड टेंशन, और टेंशन फोर्स कैसा फोर्स होता है, पुलिंग नेचर का होता है। देखो मैंने पुलिंग नेचर में ही बनाया है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, और अगर मैं बात करूं ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। उस तरीके से मैंने टेंशन फोर्स को दिखाया है। तो सिमिलरली अगर मेरे को अगले वाले में टेंशन फोर्स बनाना है तो वो भी मैं बना दूंगा, और ये टेंशन जो होगा वो T1 होगा, और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो होगा T2 और हमारे पास T2। और ये भी कैसा है, पुलिंग नेचर का, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहा है। और एक एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट पे लग रहा है आप उसको भी बना दो। यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऑफ 10 न्यूटन, आप उसको भी यहाँ पर बना दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेंशन फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिसकी मदद से हम लोग इस टॉपिक को और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक एम मैस का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है जिसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग वही करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिस्टम से क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो मैंने इस सिस्टम से इस ऑब्जेक्ट को जिसका एम मैस है अलग कर लिया। अब ऑब्जेक्ट पे वेट फोर्स लग रहा होगा, सबसे पहले मैं वही बनाऊंगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स mg। ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी कांटेक्ट में है नहीं है, यानी इस पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं कर रहा होगा। बट इस सिस्टम में हमारे पास है 3 स्ट्रिंग्स, तो इस पे क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स हमारे पास। और आप यहाँ पर ये एंगल थीटा ले लो। ठीक है, अब मुझे इसमें स्ट्रिंग्स जो है उसका टेंशन फोर्स दिखाना है। ठीक है, तो मेरे पास जो सबसे पहले स्ट्रिंग है मैं उसका टेंशन फोर्स बनाऊंगा। तो मेरे पास स्ट्रिंग 2 का मैं टेंशन फोर्स बना रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक पुलिंग नेचर का फोर्स लग रहा होगा कॉल्ड T2 टेंशन हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल से एक T2 फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है कॉल्ड स्ट्रिंग 1, तो उसमें भी हमारे पास एक टेंशन होगा। तो वो टेंशन क्या होगा, T1 होगा। कैसा फोर्स होगा, पुलिंग फोर्स होगा। देखो ये पुलिंग नेचर के नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल सही। फिर हमारे पास एक थीटा एंगल पे इसी पॉइंट पर एक स्ट्रिंग है कॉल्ड स्ट्रिंग 3, तो उस पर भी हमारे पास फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड T3। तो T3 टेंशन हमारे पास कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इन टेंशन फोर्स वगैरह को बनाओगे तो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सही, स्ट्रिंग के अलोंग। मतलब क्या हुआ, ये अगर मेरे पास स्ट्रिंग थी तो मैं ऐसे ही टेंशन बनाऊंगा। मैं टेंशन फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से ही बनाऊंगा, मैं टेंशन फोर्स इस तरीके से ही बनाऊंगा। तो जब भी आप टेंशन फोर्स को ड्रॉ करोगे तो आप हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग करोगे। एक छोटी सी बात आपको बस ये ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास था फोर्स कॉल्ड टेंशन। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सबसे आखिरी लगने वाले फोर्स की, जो हमारे पास है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं अबाउट स्प्रिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्प्रिंग को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, तो हम लोग स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब स्प्रिंग जब हमारे पास इनिशियली ली जाती है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है, तो जो जिस लेंथ पे हमारे पास स्प्रिंग होती है दैट लेंथ इज बेसिकली कॉल्ड एज नेचुरल लेंथ। तो अभी हमारे पास किस पे है स्प्रिंग, ये हमारे पास है अपने नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, अब इसमें 2 वर्ड्स हमारे पास आते हैं जिसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे पास 2 वर्ड क्या होते हैं, वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एलोंगेशन। अब एक कॉम्प्रेशन एंड एलोंगेशन क्या है इसको समझो। लेट करो मैंने इस स्प्रिंग को किसी F फोर्स लगा के खींच दिया है, मैंने F फोर्स लगाया इस स्प्रिंग को और इस स्प्रिंग को मैंने खींच दिया। तो अब स्प्रिंग जो है वो अपने इनिशियल लेंथ से लेट कर लो कुछ एक्स डिस्टेंस हमारे पास आगे चला गया है, अपने नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस आगे चला गया है। तो इस केस में मैंने फोर्स लगा के स्प्रिंग को आगे खींचा है, तो इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। स्प्रिंग को खींच देना ही क्या कहलाता है, इलोंगेशन हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया इलोंगेशन। फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान रखना है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन। उसमें क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगाकर उसको अगर आप उसके नेचुरल लेंथ से उसको दबा दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, अगर ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था तो मैंने उसको
एक्स डिस्टेंस क्या कर दिया है, मैंने कुछ एक्स डिस्टेंस इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबा दिया है। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ कंप्रेशन, दिस इज द केस ऑफ कंप्रेशन। ये हमारे पास कंप्रेशन का केस था। तो ये 3 टर्म इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच देते हो, इलोंगेशन, उसको अगर आप अंदर की तरफ दबा देते हो, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। तो इन दोनों ही केसेस से हमारे पास, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो कुछ इस तरीके से फाइन होता है। स्प्रिंग फोर्स विच इज रिटन बाय एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एक्स के। माइनस एक्स में जहां पर एक्स तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप एलोंगेशन कर रहे हो या फिर आप कंप्रेशन कर रहे हो, स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स होगा। अब नेगेटिव हमारे पास क्या शो कर रहा होता है, तो नेगेटिव बेसिकली हमको ये बता रहा होता है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमारे पास नेगेटिव क्या बता रहा होता है, नेगेटिव हमारे पास बता रहा होता है डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक्स ऑलवेज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्स ऑलवेज ऑपोजिट टू एफ, यानी फोर्स के हमेशा ही ऑपोजिट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये हमारे पास माइनस एक्स बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है किसका, स्प्रिंग फोर्स का। एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ के एक्स इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। जहां पर हमारे पास के क्या होता है, के को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। तो यहां से अगर मैं के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो के मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हो एफ एस डिवाइडेड बाई एक्स, बिल्कुल सही, एफ एस डिवाइडेड बाई एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन पर मीटर हमारे पास यूनिट आई है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर। तो इस 20 न्यूटन पर मीटर का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। तो इसका मतलब ये होता है फॉर एवरी 1 मीटर ऑफ compression, for every 1 meter of compression or elongation, we need to apply 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। मींस अगर आपको इस स्प्रिंग को 1 मीटर एलोंगेट करना या फिर 1 मीटर आपको कंप्रेस करना है तो आपको 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के का मतलब हमारे पास था, ठीक है। तो वैसे ही के अगर कुछ एक्स न्यूटन मीटर पर मीटर है, मींस आपको कुछ एक्स फोर्स लगाना पड़ेगा पर मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए। वो फिर एलोंगेशन भी हो सकता है, वो हमारे पास कंप्रेशन भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब था। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला केस हम लोग इसमें उठा लेते हैं, दैट इज ऑफ कंप्रेशन। तो जब स्प्रिंग हमारे पास कंप्रेस होगी तो हमारे पास कैसे फ्री बॉडी डायग्राम में इसको बनाया जाएगा उसको समझते हैं। बनाना किसको है, स्प्रिंग फोर्स को। और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम ऑफ के एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही। नेगेटिव आपको ध्यान रखना है, एक्स के ऑपोजिट फोर्स या फोर्स के ऑपोजिट एक्स रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक स्प्रिंग ले लिया जो अभी अपने नेचुरल लेंथ एल पर है, ठीक है, अपने नेचुरल लेंथ पे है। अब मैंने इस स्प्रिंग को किया है कंप्रेस, ठीक है, मैंने इस स्प्रिंग को कर दिया है कंप्रेस। कैसे किया होगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ मैंने लगाया होगा, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक्स ये रहा। अब मुझे इसमें स्प्रिंग फोर्स बताना है। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, नेगेटिव टाइम ऑफ के एक्स, मींस जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा या फिर एक्स का जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, उसके ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। तो एक्स का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, which is looks like this एफ एस करके, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप कैसे बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम में ये आपके पास अगर स्प्रिंग है तो आप इसमें ऐसे दिखा दोगे, इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लगाया है, एफ एक्सटर्नल, और स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एफ एस।
और इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुआ है। ये कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्प्रिंग को करते हैं कंप्रेस। तो कंप्रेशन के केस में कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं जब हम लोग स्प्रिंग को करेंगे एलोंगेट। सो एलोंगेशन का हम लोग केस देख लेते हैं। इलांगेशन का हम लोग केस देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले वो तो आपको पता होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ के एक्स हमारे पास होता है। बिल्कुल सही। अब फिर से मैंने एक स्प्रिंग ले लिया जो अभी अपने नेचुरल लेंथ एल पर हमारे पास है। ठीक है, अब नेचुरल लेंथ एल पे हमारे पास ये स्प्रिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं एक लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स और इसको मैं इसके नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा खींच दूंगा। ये इसका नेचुरल लेंथ था, इसके नेचुरल लेंथ से मैंने इसको कुछ एक्स डिस्टेंस आगे खींच दिया है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही। अब स्प्रिंग फोर्स, जो फोर्स हमने लगाया या फिर एक्स का जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ हमारे पास है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, वो उसके ऑपोजिट में लग रहा होगा, विच इज लुक्स लाइक दिस। इस तरीके से एफ एस यहाँ पर हमारे पास लग रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि जो मेरे पास ये स्प्रिंग थी, इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, एफ एक्सटर्नल, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास लग रहा है। इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करोगे। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा, लगने वाले फोर्सेस को समझा और उनको फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।